हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान यात्रा। माय नेम इज अबा दुबे एंड आज मैं आप लोग के लिए सीटेट 2014 का फेब का एग्जाम पेपर लेकर आई हूँ और इसको ही मैं सॉल्व करवाऊंगी फॉर जो भी आपके आने वाले एग्जामिनेशन है उसके लिए। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 का मतलब ये हो गया कि आपका प्राइमरी सेक्शन के क्वेश्चन आंसर है एंड अगर पार्ट 2 होगा देन वो आपका जूनियर सेक्शन का लेवल होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। अ रेक्टेंगल हैज द सेम विड्थ एज द स्क्वायर। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल इट्स ब्रेड्थ, सो द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। हम लोग को यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है और जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 4a। इसकी वैल्यू है 20, तो यहां से a की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। एंड देन उसके बाद में दे रखा है कि जो लेंथ है ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब l की वैल्यू 2b है। तो सीधी बात है, अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास में लेंथ और ब्रेथ दोनों होना जरूरी है। तो इसके लिए एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहां पर लिखेंगे सेम, यहां पर लिखा हुआ रेक्टेंगल ऑफ हैज सेम विड्थ एज द स्क्वायर, तो मतलब जो a की वैल्यू है वही b की वैल्यू है जो कि 5 है। यहां पर a जो है ये साइड दे रखी है ऑफ स्क्वायर और ये वैल्यू बराबर है ब्रेथ के, b फॉर यहां पर ब्रेथ लिया गया है। ठीक है, तो मतलब ये तो 5 आ गई। तो अगर ये 5 है तो इसका मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी 2 × 5, मतलब l की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ जो आपका रेक्टेंगल होता है वो होता है L × B। तो इसका मतलब ये आपकी जो लेंथ दे रखी है वो है 10 एंड ब्रेथ दे रखी है वो है 5। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर चलते हैं बैक और इसका जो आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा वो 50 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर वाला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें दे रखा है द इंटरनल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ए आर। मतलब ए के लिए लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है जो कि दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एंड दैट ऑफ बॉक्स बी आर, बी के लिए भी दे रखी है, तो यहां पर बॉक्स बी के लिए लिख लेते हैं। लेंथ लिखेंगे, ब्रेथ लिखेंगे और हाइट लिखेंगे। लेंथ दे रखी 18, 12 एंड 5, 18, 12 एंड 5। अच्छा, तो हम लोगों को निकालना क्या है, यहां लिखा हुआ है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दैट बॉक्स। यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए, जब वॉल्यूम की बात होती है ना, तो वॉल्यूम ऑफ ए एंड वॉल्यूम ऑफ वी को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो फॉर्मूला जो होता है ना क्यूबॉइड का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ए के लिए लिखेंगे तो 20, 18 और 15, और ऐसे ही बी के लिए लिखेंगे तो 18, 12 एंड 5। मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से 18 कट गया, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 5 जा 3 से 3 कट गया। मीन्स इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल टू आया 5। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 5 गुना होगा। आंसर है हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना हो जाएगा बी से ज्यादा। मतलब ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम ऑफ बी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, इसीलिए मैंने इसका आंसर 5th वाला टिक लगाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए पहली बात तो ये, जब करेक्ट नहीं है ना, तो इसके लिए हम लोग को सारी वैल्यूज को पुटअप करके देखना पड़ेगा कि ये आंसर सही आ रहा है या नहीं। जैसे इसका ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का अगर लेंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर बराबर दे रखा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा
10 इंटू 10 हो जाएगा, साइड इंटू साइड होता है, और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितनी तरह की 0.1 मीटर। तो 0.1 को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 करेंगे। अब ये 10 हो जाएगा नीचे, ये कट गया, अब ये भी आएगा 100 और ये तो है ही 100। तो मतलब फर्स्ट वाला आंसर तो आपका करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर जो है वो तो आपका करेक्ट है। यहां पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में बाकी सारे निकालते हैं चल के। इसमें दे रखा है सेकंड पॉइंट है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को इसको कन्वर्ट किसमें करना, मीटर में। तो 1 मीटर को कन्वर्ट तो करने की जरूरत है नहीं, वो तो पहले से ही है। 5 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 5/100 मीटर हो जाएगा। दैट मीन्स 1 प्लस 0.05, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1.05 मीटर आएगा। लेकिन ऑप्शन में 1.5 मीटर दे रखा है, तो ये आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा। तो यहां पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका ऐसा आंसर है जो करेक्ट नहीं होगा। लेकिन फॉर योर नॉलेज मैं इसके लिए थर्ड पार्ट भी चेक कर लेती हूँ। इसमें लिखा हुआ है 0.40 एज सेम एज 0.4। 0.40 और 0.4 क्या बराबर है? यस, बराबर है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये इस वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है ₹3/4 इज इक्वल टू ₹0.75। यस, ये भी आपका आंसर बराबर होगा, क्योंकि 3/4 को जब कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.75 के ही बराबर आएगा डिवाइड करने के बाद। चाहे आप लोग इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। 4 7 जा होता है 28, 2 बच जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, इसलिए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये वैल्यू भी सही है। इसका मतलब सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो रॉन्ग था। तो उन्होंने आंसर ही यही पूछा था कि कौन सा आंसर आपका रॉन्ग है, तो वो मैंने टिक लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। यहां लिखा हुआ एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपए तथा 1 किलो सेब का मूल्य 80 रुपए है। तो 1.5 दर्जन संतरे और 3/4 किलोग्राम सेब का कुल मूल्य कितना होगा? देखो, एक संतरे का मूल्य दे रखा है 1 ऑरेंज, इसका दे रखा है 5.5 रुपए। तो 5.5 रुपए का मतलब ये हो गया 5.5 होता है, इतने रुपीस। ठीक है, एंड 1 kg एप्पल का लिखा हुआ है 80 रुपीस। अब बोला क्या है 1.5 दर्जन संतरे। 1.5 दर्जन का मतलब समझे, 1.5 दर्जन का मतलब हो गया 12 तो 1 दर्जन में होते हैं, और 1.5 मतलब आधा, और तो 18 ऑरेंजेस के लिए बोला गया है। और तो 18 ऑरेंजेस 18 इंटू 5.5 हो जाएगा, प्लस साथ में और किसका पूछा गया है 1 और 3/4, 1 और 3/4, ये इतना हुआ। इसके लिए सेब का मूल्य पूछा गया तो 80 रुपीज उसका होता है। सॉल्व करते हैं इसे, ये हो जाएगा नीचे 10। अब इसको कैंसिल करते हैं तो 5 2 जा, ये हो गया 11, 2 से कटेगा, ये हो गया 9। तो यहां तो आ गया 9 इंटू 11 प्लस 4 1 जा 4, 3 7 अपॉन 4 इंटू 80, तो ये आ जाएगा 99 प्लस 140। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 239। इतने रुपीज आंसर आना चाहिए, 239। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। जिन भी बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं वो लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेखित किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि करना है। ठीक है, मतलब यहाँ ये पूछा गया है कि इसका मीन्स क्या होता है। देखिए, महत्वाकांक्षी मतलब होता है जिसकी आकांक्षाएं होती हैं, जिसकी कुछ इच्छाएं होती हैं, तो जो मतलब काफी दूर तक का सोचे। ठीक है,
जिसके अंदर मतलब किसी की अगर इच्छा है कि हाँ मुझे मैथ्स का टीचर बनना चाहिए, तो वो उसका एक एम्बिशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि मैथ्स को पढ़ाने के लिए एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो है गणित के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति या उपलब्धि, मीन्स हायर एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 35 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। यहां दे रखा है कक्षा सेकंड में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय प्रत्यक्ष वस्तुओं का दी गई संकल्पना संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि रंगों की डिब्बी में क्रेयॉनों की कुल संख्या सम है अथवा विषम। उनकी गणित की कॉपी में पेजों की संख्या सम है या विषम। तो क्रेयॉन या पेज की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य क्या है? अधिगम के लिए मूल्यांकन है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन है, अधिगम के अंत में मूल्यांकन है, या अधिगम का मूल्यांकन है। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा अधिगम के लिए मूल्यांकन है। मीन्स हम लोग जब कोई चीज सीख रहे होते ना, तो लगता है कि पता नहीं बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, तो उसका मूल्यांकन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए जो आपका इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बोला गया है कि कक्षा सेकंड में व्यवकलन या घटाना के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्याम पट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा, जो ये दिया गया है। बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। मतलब ये जो पार्ट्स आपके सर्किल जो ओपन है, तो इसमें भरने को कहा कि इनको सॉल्व करके इसको भरिए। इस अभ्यास का उद्देश्य है संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना, संकलित मूल्यांकन, छात्रों के लिए मजेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना, या मस्तिष्क का गणितीयकरण करना। देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, यहाँ माइनस भी है प्लस भी। तो मीन्स इसका जो मेन उद्देश्य था ना, वो था कि संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना, स्ट्रेंथनिंग स्किल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन गलत नहीं होने चाहिए, तो उनको प्रबल करने के लिए इस जो आपका स्क्रीन पे ये जो दे रखा है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए कहा गया बाय द टीचर। तो इसमें संकलन का मतलब जो होता है ना, वो होता है एडिशन, एंड व्यवकलन का मतलब होता है माइनस। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पर चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन अ फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं, इस तरह का जो क्वेश्चन है ये क्या चेक करता है? नॉलेज ऑफ लर्नर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, क्रिएटिविटी ऑफ लर्नर, या मेमोरी ऑफ लर्नर। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर। अंडरस्टैंड करना कि वो बच्चा खुद चेक करेगा कि इसमें कुल कितने रेक्टेंगल्स हैं। तो इन सारी चीजों को जज करने के लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए बच्चे को समझाने के लिए टीचर ने उनको ये काम करने को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें लिखा हुआ है नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा थर्ड के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए आवश्यक है? कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हों। नेक्स्ट लिखा हुआ है कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, संस्कृति और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। तो यही वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप प्रोजेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप में आप कितने भी लोगों को साथ में ले सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर होगा। सीटेट में एक चीज और है कि जो सबसे बड़ा आपका जब क्वेश्चन हुआ करे तो उसमें जो आपका सबसे बड़ा ऑप्शन होता है ना, पहले उसको चेक कर लिया करिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, वही आंसर मतलब करेक्ट होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए कोशिश किया करिए कि सबसे पहले उस बड़े वाले ही को ही पढ़ने की कोशिश किया करिए।
तो आपका टाइम भी बच जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा। क्योंकि 4 पढ़ने से अच्छा जो सबसे बड़ा है पहले उसको ट्राई कर लीजिए, हो सकता है वही सही हो, तो आपका टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसमें लिखा हुआ है कक्षा 3rd में गुणन की इकाई में अनुमोदन मूल संकल्पना है। द रिकमेंडेड की कॉन्सेप्ट इन द यूनिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन क्लास 3rd इज। क्लास 3rd की मल्टीप्लीकेशन की प्रक्रिया क्या हो सकती है? इसमें हो सकता है कि हमें जो क्या कहते हैं, जो मल्टीप्लीकेशन है वो आने चाहिए, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जिसमें ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है या ग्रुप प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मतलब नॉर्मल क्रम वाला गुणा भी सिखाया जाता है और समूह, मतलब जो हम लोग का ज्यादा नंबर्स का होता है ना, उसको भी सिखाया जाता है। तो इसका मतलब क्लास 3rd के लिए मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर प्रॉपर्टी और ग्रुप प्रॉपर्टी दोनों ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द यूनिट ऑफ फ्रैक्शन टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू लिस्ट एनी 5 फ्रैक्शन। दिस क्वेश्चन रिफर्स टू हायर लेवल ऑफ थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, स्पेशल थिंकिंग, लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग। ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर आपने भिन्न पहले से सिखा रखी है और अगर आप उससे ये पूछते हो कि बेटा आप कोई भी भिन्न के क्वेश्चंस बना दो, तो अगर वो तुरंत ही बना देगा, उसे क्या मतलब है? भिन्न में तो किसी भी 2 नंबर्स को लेकर डिवाइड कर दिया जाता है। उन्होंने ऐसा तो कुछ डिसाइड नहीं किया ना कि हमको कौन सी भिन्न करवानी है, क्योंकि जो आपकी फ्रैक्शंस होती है ना, तो वो 3 तरह के होते हैं ना। एक आपका होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन एंड तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन। टीचर ने ये तो नहीं कहा ना कि कौन से फ्रैक्शन बनवाना है, उन्होंने कहा फ्रैक्शन बना दो। फ्रैक्शन में आपका 19/5 भी आ सकता है, 7/13 भी आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है ना। तो इसलिए ये आपका लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बोला गया है कि इन एन एक्सरसाइज द क्वेश्चन वॉज मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स PQ and RS. The child answered length of AB is equal to 5 centimeter, length of AB is equal to 3 centimeter. This refers to, इसका मतलब क्या हुआ? देखो उन्होंने बोला था डिस्टेंस निकालने के लिए PQ and RS, लेकिन बच्चे ने क्या लिखा है? AB। तो इसका मतलब क्या है कि रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत का कारण त्रुटि को ये मतलब डिनोट करता है कि जो बच्चे को चाहे PQ लिखा हो चाहे RS लिखा हो, बच्चे को AB ही लिखने की आदत हो गई है, चाहे वह कोई भी रेखाखंड दे रखा हो। इसका मतलब एरर ड्यू टू हैबिट ऑफ नेमिंग द सेगमेंट एज AB। उस बच्चे को AB ही लिखने की आदत हो गई है कि अगर कोई रेखाखंड है तो वो AB ही होगा। ऐसे हम लोग की आदत भी होती है ना कि एंगल से लिखते हैं तो साइन A नहीं याद आता है, वो थीटा ही याद आता है। तो इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है शिक्षिका ने कक्षा 5th में समाचार पत्र वितरित करके छात्र में सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी कि, अब वो किस चीज का प्रयास कर रही थी? देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले बड़ा वाला ही पढ़ लिया करो। तो इसमें क्या लिखा? छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के मध्य संबंध जानने में सहायता करने के लिए कर रही थी। परियोजना उपागमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने के लिए कर रही थी, या आनंदमय अभिव्यक्ति। 3rd वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तार्किक क्षमता भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तर्क करने वाला कोई काम था ही नहीं। तो इसलिए सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। Help the students to make connections between mathematical concept and real life. इसके लिए ये कर रही थी टीचर। तो इसका मतलब आपका 43 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 44 पर। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कक्षा 4th के किसी छात्र को ये दी गई है कि मुंबई जो है वो 336 बस स्टॉप है और दिल्ली से मुंबई के बीच में 336 और 127 और अधिक है। तो दिल्ली में टोटल होगा 463 बस स्टॉप। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा? छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिवृत्ति निकृष्ट है। छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है।
छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। थर्ड तो होने से रहा। छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की जो योग्यता है वो प्रशंसनीय है। मींस जो भी उसने आंसर निकाला है वो सही निकाला है, तो इसलिए इसे काटा नहीं जा सकता। नेक्स्ट 45, यहां लिखा हुआ है कि अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू रीड द फॉलोइंग नंबर्स 306, 408, 4008, 4010, बट बच्चे ने क्या पढ़ा उसे 36, 48, 408, 40, 10 इस तरह से पढ़ा। ये उसने क्यों पढ़ा है, मतलब ऐसा उसका रीजन क्या हो सकता है? तो इसमें लिखा हुआ है छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती या उबाऊ लगती है। बिल्कुल नहीं। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली परंतु उसका उपयोग करना नहीं जानता है, ये भी गलत है। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, गलत है। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। यही वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बार बार 2 संख्याओं को ही पढ़ रहा है। इसका मतलब उसे सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स ही पढ़ने कंफर्टेबल लगते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, यहां लिखा हुआ है कक्षा 4 के समय के मूल्यांकन के लिए प्राचार होंगे। द पैरामीटर्स ऑफ असेसमेंट फॉर टाइम फॉर क्लास 4th शैल बी। इसमें लिखा है रीडिंग टाइम ऑन एनालॉगस क्लॉक ओनली, रीडिंग टाइम ऑन डिजिटल एंड एनालॉग कॉन्सेप्ट। मैंने कहा ना जो सबसे बड़ा आंसर हुआ करे उसी को पहले पढ़ा करिए। तो इसमें हो जाएगा रीडिंग टाइम ऑन डिजिटल एंड एनालॉग क्लॉक कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर टू AM, PM, रिलेशनशिप बिटवीन मिनट्स एंड सेकेंड। मतलब ये सारी चीजें बच्चे को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो समय को समझ पाएगा कि AM कब होता है, PM कब होता है, 1:45 कब हो रहा है, 1:30 कब हो रहा है। तो ये सारी चीजें बच्चे को जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आपका टाइम वाला लेसन पढ़ाना गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। तो गणित की लंबी आकृति संकेत करती, इसके लिए आपके पास में जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो दे रखे हैं सॉल्विंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, क्रिएटिंग मैथ्स गेम, प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बिल्डिंग ऑफ वन कॉन्सेप्ट टू अनदर। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्डिंग ऑफ वन कॉन्सेप्ट टू अनदर, क्योंकि अगर मैथ्स में आपका लगातार प्रोसेस चलता जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक से दूसरा कॉन्सेप्ट को ऐड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्डिंग ऑफ वन कॉन्सेप्ट ऑन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, यहां लिखा हुआ है कि 5 + 3 = क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो पूछा गया है कि अगर कोई भी टीचर इस क्वेश्चन को, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसको अगर क्लोज्ड क्वेश्चन में बोलेगा तो उसे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन में कैसे लिखेगा? तो यहां लिखा है फाइंड द सम ऑफ 5 and 3, what shall be added to 5 and get 8, give any 2 numbers whose sum is 8, या what is the sum of 5 and 3। तो इसका आंसर हो जाएगा गिव एनी 2 numbers whose sum is 8। ये आपका हो जाएगा क्लोज एंडेड, क्योंकि एंडेड ही 2 तरह के होते हैं, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। तो ओपन में तो दे रखा है, क्लोज में लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि ऐसा कौन सा सम है, मतलब किन 2 संख्याओं का सम है जो कि 8 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। फरहान वेंट टू स्कूल लाइब्रेरी एंड फाउंड दैट 100 बुक्स केप्ट इन स्टोरी सेक्शन आर स्पॉइल्ड, 20 बुक्स आर मिसिंग, 219 आर केप्ट इन शेल्फ एंड 132 वाज इशूड बाय स्टूडेंट्स। हाउ मैनी स्टोरी बुक्स वर देयर इन द लाइब्रेरी? तो इससे शिक्षक इस प्रश्न द्वारा किस मूल्य को पढ़ा सकता है, क्योंकि उसमें से ना लाइब्रेरी में से 100 बुक्स जो थी वो स्पॉइल हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, 20 बुक्स खो गई थी, 219 बुक शेल्फ में थी और 132 बच्चों ने इशू करवा ली थी। तो यहाँ पूछा गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से
टीचर बच्चे को क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, टेकिंग गुड केयर्स ऑफ बुक्स। ये टीचर समझाने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। यहां लिखा हुआ है 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा? देखो 70560 लिखा है, अगर 5 का स्थानीय मान लेंगे तो 500 आएगा और 6 का लेंगे तो वो 60 आ जाएगा। दोनों का गुणनफल बोला गया है तो 500 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 30,000। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। यहां लिखा हुआ है 3010301 को 43 से भाग करने पर भागफल क्या होगा? तो इसको पहले तो हम लोग डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा। ये नंबर लिखा हुआ है आपका 3010301, इसको डिवाइड करना है 43 से, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स 301 कैंसिल हो जाएगा। 0 लेने से एक और 0 लगाएंगे, 3 लिखने से एक और 0, फिर 0 लिखेंगे, फिर एक और 0, अब फिर 1 आ जाएगा, फिर 7 टाइम्स जाएगा, 301 कट जाएगा क्योंकि आगे वाले 0 की वैल्यू नहीं होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 70007। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 52 पर। यहां लिखा हुआ है कि गुणनफल 3001 मल्टीप्लाइड विद 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि 300311 मिल जाए। तो इसके लिए भी हम वही करते हैं। 3001 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करना है 101 से। देखिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं 3001, फिर आता है 00, फिर लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 00 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 101303 303 आ गया। अब इसमें बोला है ऐसा क्या घटाया जाए, मान लो घटाने वाली वैल्यू अगर a है तो लिखा हुआ है 300311, तो यहां से a की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगी 311। इसको माइनस करते हैं तो 0972 इतना आ जाएगा। 2790 ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 2790 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से बोला गया है 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा, ठीक है। तो अगर इसका सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब एलसीएम निकालना है, बिगेस्ट के लिए एचसीएफ निकालना है, तो 36 और 60 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 18, ये हो गया 30, फिर 9, ये हो गया 10, सॉरी ये हो जाएगा 15, फिर 3 से करेंगे तो 3 और 5, तो ये आ जाएगा 2 2 3 3 5, तो ये हो जाएगा 5 2 10 into 18, तो ये आ गया 180। ये तो आ गया एलसीएम। अब निकालते हैं इसका एचसीएफ। किसका निकालना? 18 और 45 का। 18 और 45 का अगर एचसीएफ निकालेंगे 36 हो गया, तो मतलब इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो हो जाएगा 9। ये तो सभी को निकालना आता होगा। अब उनके बीच में लिखा क्या है? इसमें बीच में लिखा हुआ डिवाइड का साइन, इसका मतलब हो गया इसका जो एलसीएम आया है मीन्स 180 डिवाइडेड बाय इसका एचसीएफ मीन्स 9, काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 20। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। यहां लिखा हुआ है एडिशन करना है 10 टेंस। 10 टेंस का मतलब क्या होता है? 10 टेंस तो मतलब ये हो गया 100, फिर लिखा है 1100,
तो ये 1100 हो गया। फिर 12 वंस, तो 12 वंस का मतलब सिर्फ 12 हो गया। ऐड करने को कहा गया क्योंकि ऐड का ही साइन लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा 2 1 2 1 1 2 1 2। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस करने में आई होप सो की प्रॉब्लम नहीं होगी। 45 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो देखिए 42 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 21, फिर हो गया 7, फिर हो गया 1। मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, 2 3 और 7 लिख सकते हैं। सभी पे पावर कितनी 1 1 है। जब हम लोग इसका गुणनखंड की संख्या निकालते हैं ना तो पावर्स में 1 ऐड करते जाते हैं। 1 में 1 ऐड कर दिया, फिर 1 में 1 ऐड कर दिया, फिर 1 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 8। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर है इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। यहां पे लिखा हुआ है 3488 is divided by 12 and 2478 is divided by 11. The difference between the remainders in both cases. तो मीन्स पहले तो डिवाइड करने को किससे कहा गया है, 12 को कहा गया है 3488 से। 12 को डिवाइड करने के लिए कहा गया है 3488 से, एंड दूसरा लिखा हुआ है 11 को 2478 से। 11 को 2478 से डिवाइड करने को कहा गया है। डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 12 2 ज़ा 24, बच जाएगा 10, 12 9 ज़ा 108, कट जाएगा ये, सिर्फ 8 इसका रिमाइंडर बचेगा। ये हो जाएगा 11 2 ज़ा 22, 27 आ गया, फिर 2 ज़ा जाएगा 22, 58 बच गया, फिर 5 टाइम्स जाएगा 55, 3 बच जाएगा। तो मीन्स इस वाले का जो रिमाइंडर है पहले वाले का उसका आएगा 8 एंड दूसरे वाले का आया है 3 आया है दूसरे वाले का। तो पूछा गया है कि इन दोनों रिमाइंडर्स का डिफरेंस कितना होगा। तो अगर हम डिफरेंस निकालते हैं ना इन दोनों के बीच का, तो ये हो जाएगा 8 - 3, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू 5। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। इसमें लिखा हुआ है कि एक जो आपकी ट्रेन है ये चलती है पी स्टेशन से 8:18 AM पर। इसको सॉल्व करते हैं। पी पॉइंट ले लेते हैं पहले। ये चल रही है 8:18 AM, मतलब सुबह, ठीक है। एंड क्यू स्टेशन पर पहुंचती है 10:28 PM। 10:28 PM पर पहुंचती है, मीन्स शाम को पहुंचेगी। तो पूछा गया है कि पी से क्यू तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो अब देखिए टाइम पूछा गया है। यहां पर अगर 9 बजेगा ना सुबह के, तो 60 में से 18 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कुछ 42 मिनट्स, ठीक है। तो इसका मतलब 42 मिनट्स में ये 9 बज जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 42 मिनट्स में 9 बज जाएंगे। 9 के बाद 9 से 10 होता है, फिर 10 से 11 बजेगा, फिर 12 बजेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10 और 10:28 पे पहुंच रही है, तो 28 मिनट ये भी लग गए, ठीक है। अब देखिए टोटल आवर्स इसमें कितने हो गए, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 आवर्स तो ये हो गए। तो यहाँ लिख लेते हैं 13 आवर्स, प्लस मिनट्स कितने हैं 42 और 28। तो 42 और 28 अगर ऐड करेंगे तो आ गए 70। तो यहाँ लिखेंगे 70 मिनट्स। और 70 मिनट्स को अगर हम इसको 1 घंटा बना ले तो 13 आवर्स प्लस इसको हम लोग 1 आवर प्लस 10 मिनट्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि 70 मिनट्स का मतलब हो गया 60 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स। तो ये 13 + 1 14 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, ये कुछ आंसर आएगा। 14 आवर्स 10 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58।
इसमें बोला गया है कि 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस दोनों को एक साथ मिलाया गया है। इस मिश्रण में से 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया। तो शेष मिश्रण कितना बचा, ये पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर हम लोग टोटल पूछेंगे तो टोटल के लिए ये लीटर और मिलीलीटर में लिख लेते हैं। तो ये लिखा है 14 लीटर, ये लिखा है 18 लीटर, ये 280 है, ये 830 है। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इतने मिलीलीटर हो गया एंड 8 4 12 32 लीटर हो गया। इसको लिख सकते हैं 32 लीटर एंड 1110 मिलीलीटर। अब देखिए यहाँ पे 15 बॉटल्स के बारे में बात हो रही है। तो 15 बॉटल्स का मतलब 15 इंटू मल्टीप्लाइड विद 1.5 लीटर का मिक्सचर है, तो 1.5 लीटर, तो मीन्स ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो मीन्स ये हो जाएगा आपका 7.5, तो 22.5 लीटर। 22.5 लीटर को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे ना तो 22 लीटर और 500 मिलीलीटर में लिख सकते हैं। एक ये आया था, एक ये आया है, बचा हुआ पूछा गया है, तो सीधी बात है माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग, रिमेनिंग के लिए फिर लीटर और मिलीलीटर बनाना पड़ेगा। 33 लीटर लिखा हुआ है और ये 1110 मिलीलीटर लिखा है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है 22 लीटर एंड 550 मिलीलीटर। माइनस करते हैं तो ये बचेगा 0 6 एंड ये हो गया 5। वेट, ये आपका हो गया 110 0 हो गया, ये हो गया 6 11 11 6 हो गया एंड वेट क्वेश्चन आई थिंक गलत नोट हुआ, 500 ml है, सॉरी 550 लिख दिया मैंने, 500 है ये, तो ये हो जाएगा 016 इतने मिलीलीटर आ गया एंड लीटर आ जाएगा आपका 11, तो 11 लीटर एंड 610 मिलीलीटर। एक और बार चेक कर लेते हैं, 22 है और ये है 32, एक मिनट, ये 32 था, तो इसको ये 32 था तो इसे 32 कर देंगे तो एक माइनस हो जाएगा, 10 लीटर और 610 मिलीलीटर। 10 लीटर एंड 610 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां लिखा हुआ है किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया है। तो अगर 1/4 भाग रेनू ने खा लिया है, इतना भाग रेनू ने खा लिया, ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, तो रिमेनिंग हो जाएगा आपका 1 है टोटल, इसमें से 1/4 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 3/4, ये रिमेनिंग पार्ट हो गया। तब उन्होंने बोला है 12 बच्चों में बांटना है, तो मतलब तो इसे 3/4 को 12 बच्चों में बांटना है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। देखिए जब 12 ये अपॉन 1 नीचे करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये अपोजिट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, तो ये हो गया 1/16 पार्ट, ये आपका हो गया आंसर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पे। यहाँ लिखा है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर हो जाएगी। अब देखिए 6 आवर्स लिखा हुआ ना, इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 60 मिनट्स होते हैं और 60 ही सेकंड होते हैं, तो ये हो जाएगा 21600 सेकेंड्स, ये आ गया। अब उसके बाद बोला गया है कितने दिनों में मिनटों की संख्या
के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब 6 आवर्स में जो सेकंड्स होंगे वो n इंटू मिनट्स, यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो मिनट्स अगर निकालते हैं ना, डेज कितने मिनट्स के बराबर हैं, अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो डेज होते हैं 24 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, सॉरी, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसके लिए मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर अगर आप चाहें तो इसको इतने में ही छोड़ सकते हैं, इतने मिनट लिख के छोड़ सकते हैं। अब हम लोग को जब नंबर ऑफ डेज निकाल लेना, तो नंबर ऑफ डेज के लिए हो जाएगा 21600 और n इंटू यही 24 इंटू 60, n की वैल्यू हो जाएगी 21600 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60। ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 36 एंड 00 से 0 कट गया, 60 हो गया, 15 हो गया, मीन्स n की वैल्यू हो गई 15 डेज। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। देखिए, जिन बच्चों को कंफ्यूजन होती है ना, वो यहां होती कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है, तो मीन्स एक दिन में ना 24 घंटे होते हैं, तो इसीलिए 24 घंटे के लिए मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 दो बार लिख लो, या डायरेक्टली 3600 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन था जो कि मैंने करवा दिया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में, तो इसका पार्ट 2 करवाया जाएगा उसमें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।